अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में दिखाए गए एक किरदार रादो दी हैंडसम के बारे में है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस किरदार की मुकम्मल तारीख दिखाई जाएगी कि रादो दी हैंडसम कौन था, सल्तनत उस्मानिया की तारीख में इस किरदार की क्या अहमियत थी, और ये कि कुछ मौरखीन की जानिब से रादो और सुल्तान फातेह के दरमियान गलत किस्म के ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाले मौरखीन कौन थे और इस इल्ज़ाम की क्या हकीकत है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज जो कि आजकल तुर्की के एक चैनल TRT1 पर दिखाई जा रही है, तो उसमें रादो दी हैंडसम का किरदार क्या सही तरीके से दिखाया जा रहा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, ये कहानी है एक ऐसे शहजादे की जो तारीख में मौजूद तो है मगर याददाश्त के हाशिए पर खड़ा है। एक ऐसा किरदार जिसे उसके भाई की दरिंदगी ने निगल लिया और जिसे ड्रामे ने खूबसूरत तो बना दिया मगर मुकम्मल ना दिखाया। जी हाँ, रादो, जिसे तारीख रादो दी हैंडसम के नाम से जानती है। रादो को उसकी खूबसूरती की वजह से तारीख में रादो दी हैंडसम, रादो दी फेयर, रादो दी ब्यूटीफुल या फिर रोमानियन जुबान में रादो चल फरमोस कहा जाता है, लेकिन तुर्की में उसे रादो बे कहा जाता था। तो रादो तकरीबन 1430 ईस्वी में वलाचिया में पैदा हुआ और उसका ताल्लुक ड्रैकोल खानदान से था। वो वलाचिया के हुक्मरान व्लाद दोम ड्रैकोल और मोल्देविया की प्रिंसेस नेजिना का बेटा था। उसका बचपन किसी आम शहजादे जैसा ना था, क्योंकि सिर्फ 4 बरस की उम्र में उसकी तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। हुआ ये कि व्लाद दोम अपने दोनों बेटों रादो और व्लाद सोम को साथ लेकर उस्मानी सुल्तान मुराद सानी से मुलाकात के लिए गया। और ये मुलाकात वलाचिया के लिए सियासी मजबूरी थी, लेकिन फिर यह सियासी मजबूरी एक दुख में बदल गई, क्योंकि सुल्तान फातेह के वालिद सुल्तान मुराद ने वफादारी की जमानत के तौर पर उन दोनों बच्चों को यरगमाल रख लिया था। यूं रादो और व्लाद उस्मानी दरबार पहुंच गए, और वो भी कैदी बनकर, लेकिन वो आम कैदी नहीं थे, क्योंकि उस्मानी रवायत के मुताबिक शाही यरगमालों को सख्ती के साथ साथ उन्हें तालीम भी दी जाती थी। रादो ने अरबी, फारसी, तुर्की और लातीनी जुबानें सीखी। उसे मंतक, फलसफा, दरबारी आदाब और फौजी नज़्म ज़ब्त की तरबियत दी गई। और यही वो मरहला था जहाँ रादो और उसके भाई व्लाद के रास्ते जुदा हो गए, क्योंकि व्लाद के दिल में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ नफरत पलती रही, जबकि रादो ने इस माहौल को कबूल कर लिया। और एक बाज़ंतीनी मौरिख लाउनिकोस चाल्को कंदाइल्स लिखता है कि रादो उस्मानी दरबार में जल्द घुल मिल गया, जबकि व्लाद गोशा नशीन और सख्त मिजाज होता गया। यही फर्क आगे चलकर तारीख का सबसे बड़ा तजाद बन गया। जब रादो की उम्र तकरीबन 10 बरस थी तो उसके वालिद व्लाद दोम को वलाचिया में कत्ल कर दिया गया, जबकि उसका एक और भाई बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे जिंदा दफन कर दिया गया। ये खबरें दोनों भाइयों तक पहुंची तो व्लाद के लिए ये इंतकाम की आग थी और रादो के लिए एक खामोश सदमा। उस्मानी दरबार से जब व्लाद सोम को रिहाई मिली तो उसने वलाचिया वापस जाकर वो सब कुछ आजमाया जो उसने उस्मानियों से सीखा था, यानी हुकूमत करने के तौर तरीके और सियासी चालें वगैरह। लेकिन अपने मिजाज के मुताबिक उसने अपनी सियासी हिकमत अमली में कई चीजें शामिल कर दी, मसलन बेगुनाह लोगों को सूली पर चढ़ाना, इबरत का खौफ और खून के जरिए इक्तदार। और इसी बात ने उसे व्लाद दी इम्पेलर बना दिया, जबकि रादो ने अपने भाई के बरक्स मुख्तलिफ रास्ता चुना और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ जहन में ये सवाल आता है कि रादो ने इस्लाम कैसे और क्यों कबूल किया। तो नाज़रीन इकराम, ये सवाल रादो दी हैंडसम की पूरी शख्सियत और उसके फैसलों को समझने की कुंजी है, क्योंकि रादो का इस्लाम कबूल करना किसी एक लम्हे का वाकया नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा अमल था जो उसकी परवरिश, माहौल और सियासी हकीकतों के जेर असर मुकम्मल हुआ। क्योंकि ये तो आप लोग जान चुके हैं कि रादो बचपन ही में उस्मानी दरबार में पहुंच गया था, और वो सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक शाही यरगमाल था। तो उस दौरान जहां उसने आला तालीम हासिल की, दरबारी आदाब और फौजी नज़्म ज़ब्त सीखा, वहीं उसने मुसलमानों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और उस दौरान इस्लामी इबादत, अखलाक और नज़म को करीब से देखा, अरबी और तुर्की जुबान सीखी और उस्मानी रियासती फिक्र को समझा। और तारीख के मुताबिक उसने बाकायदा इस्लाम कबूल किया। रादो के इस्लाम कबूल करने की एक नफसियाती वजह भी थी कि रादो ने उस्मानी दरबार में तहफ़्फ़ुज़, इज्जत और शनाख्त पाई, जबकि उसका अपना वतन विलाखिया या विलाचिया खून, गद्दारी और कत्ल से भरा हुआ था। तो इसलिए इस्लाम और सल्तनत उस्मानिया उसके लिए इस्तेहकाम और ताकत की अलामत बन गए। इसके अलावा उसका मिजाज अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ था।
वो तशद्दुद से नफरत करता था और नज़्म ज़ब्त और कानून को तरजीह देता था। तो बहरहाल इस्लाम कबूल करने के बाद रादू उस्मानी दरबार में एक बाएतमाद शख्सियत बन गया। वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के करीब तरीन हल्के में शामिल हुआ और बाज़ंतीनी ज़राए और मौरखीन इस कुर्बत का जिक्र मनफी अंदाज में करते हैं और सुल्तान फातेह और विलाद के दरमियान कुछ गलत किस्म के ताल्लुकात की बात करते हैं। इन इल्ज़ामात का पहला इशारा एक बाज़ंतीनी मौरिख लाओनिकोस चाल्को कॉन्डाइल्स की तहरीरों में मिलता है, जहां वो सुल्तान और रादू के दरमियान गैर मामूली कुर्बत का जिक्र करता है, लेकिन किसी जिस्मानी ताल्लुक की वाज़ेह तस्दीक नहीं करता। लेकिन जदीद दौर के दो मौरखीन, जिनमें से एक का नाम रादू फ्लोरेस्क्यो और दूसरे का नाम रेमंड मिकनेली है, इन्होंने बाज़ंतीनी बयानात को बुनियाद बनाकर इस ताल्लुक को गलत रंग देने की कोशिश की, मगर खुद भी ये एतराफ़ किया कि ये सिर्फ एक क़यास है, इस बारे में वाज़ेह सबूत दस्तयाब नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, 1462 ईस्वी में हालात ने फिर करवट ली और विलादी इम्पेलर ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ खुली बगावत कर दी। इसके जवाब में सुल्तान मोहम्मद फातेह एक अजीम लश्कर के साथ वलाचिया की तरफ बढ़ा और मंसूबा ये था कि विलाद को हटाकर उसके भाई रादू को तख्त पर बिठाया जाए। लेकिन जब उस्मानी फौज वलाचिया पहुंची तो 20,000 लाशें सूलियों पर लटक रही थी। ये विलाद का सुल्तान फातेह को एक वाज़ेह पैगाम था। इसके बाद की एक अलग तफसील है जो कि आप लोग विलाद ड्रैकुला के बारे में मेरी बनाई गई इस वीडियो में देख सकते हैं। तो बहरहाल विलाद फरार हो गया और बाद में हंगरी के बादशाह के हाथों कत्ल हुआ और वही कहानी आगे चलकर ड्रैकुला के अफसाने में ढल गई। उसके बाद रादू द हैंडसम वलाचिया का हुक्मरान बना, मगर उसका इक़्तिदार कमज़ोर था। वैसे तो वो सिर्फ उस्मानी कठपुतली नहीं था, लेकिन हालात भी उसके हक में नहीं थे। वलाचिया के उमरा और दरबारी सख्त कीर हुक्मरान के आदी थे और उस्मानी वफादारी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो इसलिए 1462 से 1473 ईस्वी के दरमियान रादू कम अज कम 3 मरतबा तख्त पर आया और उतारा गया, और हर बार कोई नया मुद्दई, कोई नया इत्तेहाद और कोई नया बहरान उसके सामने आ खड़ा होता। आखिरकार बासाराब सोम लायोटा ने इक़्तिदार उससे हमेशा के लिए छीन लिया और 1475 से 1477 ईस्वी के दरमियान रादू की मौत हो गई। लेकिन ना कोई जंग, ना कोई साजिश और ना ही कोई अफसानवी अंजाम, बस उसकी जिंदगी का एक खामोश इख्तिताम हो गया। यही वजह है कि तारीख विलाद को याद रखती है और रादू को भूल जाती है। हालांकि इक़्तिदार रादू के हिस्से में आया, लेकिन खौफ की तारीख ने विलाद को अमर कर दिया, जिससे हमें मालूम होता है कि तारीख हमेशा ताकतवर को याद रखती है, खामोश किरदार को नहीं, चाहे वो ज्यादा ही मुहज्जिब क्यों ना हो। यहाँ मैं इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी कि महमद फातिल और सुल्तानी में रादू के किरदार को किस तरह से पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे में विलाद को एक खालिस दरिंदा बना दिया गया है, जबकि रादू को मुकम्मल तौर पर मुहज्जिब और नरम दिखाया गया है। और तारीख के मुताबिक विलाद वाकई बेरहम था, लेकिन वो एक सियासी जहन भी रखता था, और रादू नरम जरूर था मगर कमजोर नहीं। सिर्फ मसला ये था कि वलाचिया में रादू अपने अंदरूनी दुश्मनों के सामने तन्हा हो गया था, जिसकी वजह से सुल्तान फातेह ने आखिरी बरसों में रादू की अमली हमायत कम कर दी थी, क्योंकि उस्मानी दरबार की रवायत के मुताबिक नाकाम इत्तेहादियों को खामोशी से नजरअंदाज किया जाता था, ना कि बदनाम। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी रादू द हैंडसम के बारे में मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।